क्या अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका एक राज्य है ना? क्या अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका एक राज्य है या नहीं? या फिर क्या अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका एक राज्य है? यही हमारा क्या है, पूरा का पूरा प्रश्न है कि नहीं? क्या है, न्यायपालिका राज्य मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? यह भी कंट्रोवर्सी क्यों उठा? क्योंकि हमने परिभाषा देखा राज्य का क्या लिख रहा है, केंद्र सरकार की संस्थाएं और संसद। फिर क्या लिख रहा है, राज्य सरकार की संस्थाएं और क्या, विधानमंडल। और तीसरा क्या लिख रहा है, अन्य प्राधिकरण। न्यायालय का नाम यहां पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो आगे चल करके ये कंट्रोवर्सी हुआ कि क्या न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राज्य कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, यानी कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, ठीक है ना? अब इसका अंत खुद किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया। बोला कि देखिए, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, तीनों तो सरकार का ही क्या है, अंग है। और तीनों क्या है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। बिल्कुल इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि न्यायपालिका भी क्या है, एक राज्य है। उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि लोगों के क्या करे, वो फंडामेंटल राइट की रक्षा करे। और ये तो सीधे सीधे अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है कि किसी भी जनता के फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है तो उसको बचाने का जिम्मेदारी किसके पास है, न्यायालय के पास है। तो न्यायालय आपका फंडामेंटल राइट बचा भी रहा है और साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी है कि न्यायालय के अंदर भी वो लोगों के फंडामेंटल राइट की क्या करे, रक्षा करे। यानी कि वो देखेगा कि जो न्यायालय के स्टाफ हैं उनके बीच में कोई असमानता या भेदभाव न किया जाए, है ना? एक संस्था के रूप में न्यायालय भी क्या है, जिम्मेदार है लोगों को क्या देने के लिए, फंडामेंटल राइट देने के लिए। और फंडामेंटल राइट की रक्षा करना तो उसका क्या है, कर्तव्य है। लेकिन एक न्यायालय के अंतर्गत जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनके बीच में भी कोई भेदभाव ना हो, यह भी देखना किसका काम है, न्यायालय का काम है। तो उन्होंने कहा कि न्यायालय क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसमें इफ लगा दिया। बोला कि न्यायालय जब क्या कर रहा होगा, है ना, न्यायिक कार्य, मतलब कि न्यायालय जब किसी केस की सुनवाई कर रहा है कि नहीं, और जब वो क्या दे रहा है, निर्णय, उस कार्य को करते समय वो राज्य नहीं होगा। मतलब कि मैंने किसी, दो केस चल रहा है और किसी का हमने क्या किया, उसको 5 साल की सजा दे दी, है ना? और वैसे ही केस में एक जज ने किसी को 2 साल की सजा दे दी। तब तो दोनों लोग बोलेंगे कि हमारे साथ असमानता हो गया। मैंने चोरी किया तो 5 साल की सजा, और उसने चोरी किया तो कितना सजा दिया, 2 साल का। यानी कि क्या हो गया, है ना, समानता के अधिकार का उल्लंघन। एक समान होना चाहिए क्या, है ना, सबको सजा एक समान मिलनी चाहिए। हो सकता है कि आपने जो चोरी की है उसकी सीवियरिटी ज्यादा हो, और उस, अब मान लीजिए आपने किसी घर का, पूरे घर को लूट लिया और कोई राह चलते पॉकेट मार लिया, दोनों चोरी है। लेकिन इसमें से ज्यादा गंभीर चोरी कौन है, घर में डांका डालना। तो जो घर में डाकू था उसको क्या दिया, ज्यादा सजा। जो पॉकेट मार था उसको हो सकता है कि फाइन लगा के छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब पॉकेट मार और जो डाकू था, डाकू चला गया कोर्ट में, बोला कि हमारे साथ क्या हो गया, अन्याय हो गया, असमानता हो गई, है कि नहीं? उसको दिया 6 महीने का और हमको दिया 5 साल का। तो यही कहा जा रहा है कि जब न्यायालय न्यायिक कार्य कर रहा होगा तो वो उस समय राज्य नहीं कहलाएगा। उस समय उसका काम ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट की रक्षा करे। उसका काम है कि आपने गलती किया, दोष सिद्धि हुई और आपको क्या मिलेगा, सजा, है ना? वो इस समय ये नहीं देखेगा कि किस, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, आपने गलती की, आपको क्या मिलेगा, सजा। लेकिन न्यायालय जब प्रशासनिक कार्य कर रहा होगा तब वो क्या कहलाएगा, राज्य। प्रशासनिक कार्य का मतलब क्या है कि न्यायालय ने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली। न्यायालय के लिए पोस्ट होता है, न्यायालय में भी क्या करते हैं, टाइपिस्ट टूपिस्ट का क्या होता है, बहुत सारा पोस्ट होता है। तो मैंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निकाला, एक वैकेंसी निकाली। और जब वो वैकेंसी निकालेगा तो क्या करेगा, क्राइटेरिया सेट करेगा। और क्राइटेरिया सेट करते समय, योग्यता सेट करते समय वो यही लिखेगा ना कि कोई भी भारत का नागरिक जो ये क्वालिफिकेशन रखता हो वो इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है। वो ये तो नहीं कह सकता कि नहीं, इस धर्म इस जाति के लोग ही क्या होंगे, न्यायालय में आने के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। यानी कि जब वो एक प्रशासनिक कार्य कर रहा होगा, है ना, कोई एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है या फिर अपने स्टाफ के बीच में सैलरी को बढ़ाना घटाना, जो भी है, प्रशासनिक कार्य करते समय न्यायालय क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा।
यानी कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रशासनिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय ना हो, फंडामेंटल राइट का क्या हो, उल्लंघन ना हो। लेकिन जब वो जजमेंट कर रहा होता है किसी मामले का, तो उस समय वो राज्य की परिभाषा से क्या है, अलग है, क्योंकि उस समय वो सिर्फ एक निर्णय देता है और वो ये नहीं देखता है कि हाँ, वो तो सिर्फ केस देखेगा और केस के आधार पर क्या करेगा, अपनी निर्णय देगा, और वहां पर वो राज्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है ना, ये चीजें। तो ये बात यहां पर न्यायपालिका ने क्लियर की। पहली बात तो ये कि न्यायपालिका भी क्या है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, उसका भी काम क्या है, फंडामेंटल राइट की क्या करना, रक्षा करना। लेकिन इफ मैंने क्या बताया कि जब न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य कर रहा हो तब तो वो राज्य है, लेकिन जब न्यायपालिका न्यायिक कार्य कर रहा हो तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, ये चीजें। तो लिखो इस बात को, देखो अनुच्छेद 12 में, देखो अनुच्छेद 12 में न्यायपालिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख, अनुच्छेद 12 में न्यायपालिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, और बस लिखो, एक ही मामले थी, स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो क्या है कि ये कंट्रोवर्सी चल पड़ी कि न्यायालय जो है राज्य है या नहीं, और इसका अंत किसने किया, खुद न्यायालय ने किया। तो एक केस का नाम लिखो, एक केस में न्यायालय ने ये सारी बातें कही थी, है ना। और केस का नाम लिखो, रिजू प्रसाद, रिजू 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 प्रसाद बनाम रिजू प्रसाद शर्मा, शर्मा ये वाला शर्मा, वो शर्मा नहीं, ऊपर में जो र है वो नहीं, रिजू प्रसाद शर्मा बनाम बनाम असम राज्य, बनाम असम राज्य, है ना। मामला कब का है, 2015 का। रिजू प्रसाद शर्मा बनाम असम राज्य। ठीक है, मैंने ये केस लिखवा दिया, है ना, लेकिन इसका जो आउटकम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैं अभी आपको समझा रहा था वो बात सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में क्या की, कही। तो लिखो इस मामले में, लिखो इस मामले में न्यायालय ने कहा, इस मामले में न्यायालय ने कहा कि राज्य की परिभाषा में, न्यायालय ने कहा कि राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका सहित, राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका सहित, न्यायपालिका सहित राज्य के सभी 3 अंग, राज्य के सभी 3 अंग शामिल हैं। न्यायपालिका सहित राज्य के सभी 3 अंग शामिल हैं। और 3 अंग कौन कौन से, ब्रैकेट में लिख लेना, कार्यपालिका, विधायिका और क्या, खुद न्यायपालिका। ठीक है ना। किसी को अगर 3 अंग नहीं पता हो तो याद रखिएगा, हम राज्य के 3 अंग क्या मांगते हैं, कार्यपालिका, है ना, दूसरा कौन, विधायिका, और तीसरा खुद कौन है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ये कह रही है कि जो राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में, ठीक है ना, उसके अंदर अंतर्गत न्यायालय, न्यायपालिका और बाकी 2 अंग, यानी कि तीनों अंग क्या है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, तीनों किसके अंतर्गत आएंगे,
राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन लिखो लेकिन जब न्यायालय एक न्यायिक रूप में, जब न्यायालय न्यायिक रूप में कार्य कर रहा हो, न्यायिक रूप में कार्य, है ना, न्यायिक रूप में कार्य करने का मतलब क्या है? मैंने क्या कहा? न्यायिक रूप में कार्य करने का मतलब क्या है? कि न्यायालय का काम क्या है? फैसलों की सुनवाई, है कि नहीं? तो फैसलों की सुनवाई कर रहा है, जब वो जजमेंट दे रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक कार्य। लेकिन जब न्यायालय कोई प्रशासनिक जब न्यायालय कोई प्रशासनिक या गैर न्यायिक कार्य, जब न्यायालय कोई प्रशासनिक या गैर न्यायिक कार्य कर रहा हो, जैसे परीक्षा आयोजित करना, इत्यादि, जैसे परीक्षा आयोजित करना इत्यादि, तब वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तब वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? तब वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है। तो सीधे सीधे कंट्रोवर्सी क्या थी कि न्यायालय राज्य माने जाएंगे या नहीं। अनुच्छेद 12 के डेफिनेशन के तहत क्या न्यायपालिका उसके अंतर्गत आती है? नहीं, है ना? और खुद न्यायालय ने क्या किया इस मामले में? इस कंट्रोवर्सी का क्या किया? अंत किया। और वो क्या कह रहा है कि न्यायालय भी क्या है? राज्य है। लेकिन कंडीशन बना दिया कि न्यायालय जब प्रशासनिक कार्य कर रहा होगा, गैर न्यायिक कार्य कर रहा होगा, तब वह राज्य है। लेकिन जब न्यायालय न्यायिक कार्य कर रहा है, तब वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। उसका काम न्याय करना होता है, ना कि फंडामेंटल राइट की क्या करना? रक्षा करना है। रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को समझ के पढ़िएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 12 क्या है समझ गए हम लोग। अनुच्छेद 12 किसको डिफाइन करता है? राज्य को। और राज्य की परिभाषा अब हमारे सामने पूरी तरीके से क्या है? क्लियर है ना? ये चीजें क्या हुआ? मेंस में कहला होगा, हम प्री की बात कर रहे हैं। मेंस में क्या है निगेटिव मार्किंग? मेंस में जिसे निगेटिव मार्किंग शुरू हो गया तो पता चला -200 नंबर किसी को आ रहा है कि नहीं? मेंस में निगेटिव मार्किंग होता है, प्री में निगेटिव मार्किंग। पहला हर्डल तो प्री ही है ना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने प्री निकाल लिया तो जिस लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, मेंस निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी लिखना शुरू कर चुके हैं। ऑलरेडी आपके सामने बड़े बड़े चीजें सामने आती जा रही हैं। अब यही क्वेश्चन अगर मेंस में डाल दिया कि राज्य को डिफाइन कीजिए, क्या न्यायपालिका जो है वो राज्य के अंतर्गत आती है नहीं आती है, तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट है लिखने के लिए। लेकिन प्री तो निकालिए, प्री का बिहार बीपीएससी का, क्योंकि प्री का कोई पैटर्न ही नहीं है। कोई बता ही नहीं सकता कि कहां से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। लेकिन हम तैयारी तो करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हम तैयारी नहीं करेंगे, है ना? ये मान के तैयारी करेंगे कि हमको इस चैप्टर से 1 नंबर आता है कि नहीं? फंडामेंटल राइट से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हम ये मान के चलेंगे। हो सकता है कि बीपीएससी उस साल 5 क्वेश्चन दे दे, और हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना दे। लेकिन हमें ये मान के चलना है कि हाँ, हर साल लगभग बीपीएससी फंडामेंटल राइट से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक है ना? ये चीजें तो हमें सारे एक्सपर्ट्स को जानना क्या है? बहुत ही जरूरी।